जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 11 के कुछ केस स्टडीज की थी इंटरनल कंट्रोल्स की। तो कुछ होम असाइनमेंट में क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे, कुछ हमारे पेंडिंग थे। तो आज पहले लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करते हैं। आज प्रोबेबली हमें एंड पे कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, 15-20 मिनट। तो अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उसमें फिर हम वो केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जो कल डिस्कस नहीं कर सके थे, पेंडिंग रह गए थे। सिस्टम आज हमने जो स्टडी करने हैं वो दो सिस्टम है, एक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा फिक्स एसेट सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम और फिक्स एसेट सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम के हवाले से जो एक कंसेप्ट है कि इन्वेंट्री काउंट जब होगा तो उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज को दी जाती है काउंट करने के हवाले से, वो हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्पेसिफिकली है इन्वेंट्री में फिजिकल स्टॉक टेकिंग से रिलेट करता है कंसेप्ट। तो आज हम बाकी के कंसेप्ट्स को कवर करते हैं। दो कंसेप्ट पढ़ने हमने, एक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा नॉन करंट एसेट सिस्टम, या जिसे फिक्स एसेट सिस्टम भी कह सकते हैं। पहले स्टडी करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने 4 एरियाज को कवर करना है। इन्वेंट्री सिस्टम 4 एरियाज में हमने डिवाइड किया। आपको याद होगा हमने सेल्स सिस्टम पढ़ा, सेल्स सिस्टम को भी 4 एरियाज में डिवाइड किया हमने कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 4 एरियाज पे कंट्रोल होने चाहिए सेल्स सिस्टम में। परचेज सिस्टम को भी हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया, याद है। पेरोल सिस्टम को भी हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया था। तो उसी तरह आज इन्वेंट्री को भी हम 4 एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिकॉर्डिंग फेज, दूसरा सेफगार्डिंग, वैल्यूएशन और इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट। ये हमारे 4 एरियाज है कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें हमने इन्वेंट्री सिस्टम को डिवाइड किया। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है वो करेक्ट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या होने चाहिए? करेक्ट, अपडेटेड। दूसरा सेफगार्डिंग का मतलब क्या है? जो हमारी इन्वेंट्री है इसे हमने प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है किससे? चोरी होने से और डैमेज होने से, कि ऑब्सोलीट ना हो, चोरी खराब ना हो इन्वेंट्री और चोरी ना हो। प्रोटेक्ट करना, ये सेफगार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यूएशन, कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो IS2 के मुताबिक होनी चाहिए। और IS2 क्या कहता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के बारे में? इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। और फिर इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेंट्री का एप्रोप्रिएट लेवल जो है वो मेंटेन करने चाहिए। इन्वेंट्री ना तो बहुत टू मच हो ना टू लो हो। इन्वेंट्री ज्यादा होगी उसके ऑब्सोलीट होने का प्रॉब्लम होता है, उसकी कैरिंग कॉस्ट का खर्चा पड़ता रहता है। और अगर इन्वेंट्री कम हो तो हो सकता है कि ऑर्डर जो है वो हमारे पास आए तो हम उसको एक्सेप्ट ना कर सके, क्यों? हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। तो इन्वेंट्री के एप्रोप्रिएट लेवल्स होने चाहिए। ये 4 एरियाज है जिनमें हमने इन्वेंट्री सिस्टम को क्लासिफाई किया है। कौन कौन से एरियाज है? रिकॉर्डिंग, सेफगार्डिंग, वैल्यूएशन और इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट। ये 4 एरियाज है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग। इसमें सबसे अहम कंसेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि यहां पे इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग से मुराद GL में रिकॉर्डिंग नहीं है। इन्वेंट्री जब खरीदते हैं या सेल करते हैं तो GL में भी रिकॉर्डिंग होती है, GL में भी, लेकिन एक और जगह रिकॉर्डिंग होती है। वो दूसरी जगह कौन सी है? वो हमारा सपोर्टिंग रिकॉर्ड है, वो हमारा सब्सिडी रिकॉर्ड है। जैसे कंसेप्ट आपको याद करवा दूं, जब किसी डेटर को सेल करते हैं, उससे कैश रिसीव करते हैं, हम एंट्री एक जगह पे नहीं करते, 2 जगह पे करते हैं। GL में तो करते ही हैं, कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। एक और जगह पे एंट्री करते हैं, वो सब्सिडी रिकॉर्ड होता है। वो क्या है? सेल्स लेजर। शाबाश, इंडिविजुअल डेटर्स का रिकॉर्ड। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, परचेज करते हैं, एंट्री एक जगह पे नहीं करते, 2 जगह पे करते हैं। किन जगह पे? एक GL में
ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की फॉर एग्जांपल, तो क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री कहां करते हैं? परचेज लेजर में। परचेज लेजर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, ये सब्सिडी रिकॉर्ड है। बात समझ आ रही? इसी तरह जब हम फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, रिकॉर्डिंग एक जगह पे नहीं दो जगह पे होती है। एक तो फिक्स एसेट के डी अकाउंट में, फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री कहां होती है? फिक्स एसेट रजिस्टर में। डिस्पोजल में भी इसी तरह फिक्स एसेट रजिस्टर से भी एक्सक्लूड करते हैं। उसी तरह इन्वेंट्री जब परचेज करते हैं, यहां पे याद रखें रिकॉर्डिंग से मुराद इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी करेक्ट एंड अपडेट। सबसे अहम कंसेप्ट है ये समझना कि यहां इन्वेंट्री रिकॉर्ड से क्या मुराद है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड से मुराद ये नहीं है कि जब इन्वेंट्री आपने खरीदी या बेची, परचेज या सेल जनरल लेजर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं। इन्वेंट्री जब परचेज की, उसकी जनरल लेजर में जो एंट्री होगी वो तो परचेज सिस्टम में पढ़ ली हमने। इन्वेंट्री को सेल करेंगे, जनरल लेजर में क्या एंट्री होगी वो तो हमने सेल्स सिस्टम में पढ़ लिया। यहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड से क्या मुराद है? सेल्स अकाउंट क्या, परचेज अकाउंट क्या, इन्वेंट्री का टी अकाउंट क्या? नहीं, यहां पे इससे मुराद है सब्सिडी रिकॉर्ड। सब्सिडी रिकॉर्ड आपको याद है, आपने अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कंसेप्ट लेजर कार्ड, इन्वेंट्री लेजर कार्ड का। बड़ा FIFO बेसिस पे प्रिपेयर होता है या वेटेड एवरेज बेसिस पे प्रिपेयर। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट याद है FIFO लेजर कार्ड का या वेटेड एवरेज लेजर कार्ड, जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड कार्ड बनते हैं, तो मुझे बताइए इसके कितने कॉलम होते हैं? इसके 3 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा? एक रिसीट का, सबसे पहले तो वो डेट्स होती है ना शायद, फिर उसके बाद रिसीट का कॉलम होता है, फिर उसके बाद इशू का कॉलम होता है, सब बैलेंस का होता है। शाबाश। क्या वो हमारा टी अकाउंट का हिस्सा होता है? लेजर कार्ड नहीं होता। लेजर कार्ड याद रखें, जो इन्वेंट्री का अकाउंट होता है ना, फर्क आपको बता दूं, तकरीबन यही फर्क आपको फिक्स एसेट में भी बताया था कि जो फिक्स एसेट का टी अकाउंट है वो आपको टोटल की अमाउंट बता रहा होता है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज नहीं बता रहा होता। वो आपको इंडिविजुअल क्वांटिटीज फिक्स एसेट रजिस्टर से पता चलते हैं। उसी तरह जो इन्वेंट्री का टी अकाउंट लेजर अकाउंट जनरल लेजर में मेंटेन हो रहा है, उसमें आपको अमाउंट्स टोटल तो मिलती है, इन्वेंट्री जो है वो कितने की खरीदी, कितने की सेल की, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, लेकिन उस अमाउंट के अंदर कौन कौन सी इन्वेंट्री शामिल है, किस क्वांटिटी की शामिल है, ये इन्वेंट्री के टी अकाउंट से नहीं पता चलता। दुनिया का कोई टी अकाउंट आपको किसी चीज की क्वांटिटी नहीं बताएगा, वो हमेशा अमाउंट्स बताएगा। तो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, ये डिटेल आपको हमेशा सब्सिडी रिकॉर्ड से मिलती है। तो हमारा जो लेजर कार्ड है ये सब्सिडी रिकॉर्ड है, ये हर इन्वेंट्री आइटम का अलग-अलग बनता है। ठीक है, आपके पास जितनी भी तरह की इन्वेंट्री है, अगर 50 तरह की इन्वेंट्री आइटम्स है, तो हर इन्वेंट्री आइटम का लेजर कार्ड अलग-अलग बनेगा। उसमें लिखा होगा कि इस फॉर एग्जाम्पल अगर बेकरी कार्ड करने के लिए जाए तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स के लिए अलग लेजर कार्ड बनेगा, चिप्स के लिए अलग बनेगा, मिनरल वाटर के लिए अलग, और दूसरी भी जो बिस्किट्स वगैरह दूसरी क्वांटिटी, हर एक का अलग-अलग लेजर कार्ड बनेगा। इस लेजर कार्ड में लिखा होगा कि इस इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर कितनी इन्वेंट्री परचेज होती रही, इश्यूज कितनी होती रही, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड जो है इन्वेंट्री लेजर कार्ड के ऊपर मौजूद होता है। ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बंदा नहीं बना रहा होता, वो तो सेल्स अकाउंट वगैरह परचेज अकाउंट में एंट्री पास कर, ये बना रहा होता है वेयर हाउस मैनेजर। उसने चूंकि हिसाब देना है कि कितनी इन्वेंट्री उसके पास आई, कितनी उसने इशू की, क्लोजिंग कितनी है, इन्वेंट्री वाले ने हिसाब देना होता है, इसलिए वो हर इन्वेंट्री आइटम का रिकॉर्ड रख रहा होता है। जितनी इन्वेंट्री परचेज होके वेयर हाउस वाले के पास आती है, ये अपने लेजर कार्ड में उसको ऐड कर देता है रिसीट्स में। अगर इशू की है उसको लेस कर देगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो लेजर कार्ड पे आ जाएगा। और ये जो स्टॉक शीट बनती है ना, अहम चीज ध्यान में रखिएगा, स्टॉक शीट, इन्वेंट्री शीट, जिसकी बेस पे वेरिफिकेशन करते हैं हम, ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड का क्लोजिंग बैलेंस आता है स्टॉक शीट पे। इन्वेंट्री लेजर कार्ड के क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं। जो फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं ना, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री की, तो उसमें हम जो स्टॉक काउंट का क्लोजिंग बैलेंस है ये इससे लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं फिजिकली मौजूद है कि नहीं वो इन्वेंट्री आइटम्स। क्योंकि असूली तौर पे लेजर कार्ड अगर बन रहा है
ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल से वेरीफाई हो गया, जितनी परचेजेस हुई वो रिसीट्स में आ गए, जितने इश्यूज हुए वो इश्यूज में आ गया, जो सेल हुई वो इश्यूज में आ गया। क्लोजिंग बैलेंस फिजिकली मौजूद होना चाहिए वेयर हाउस वाले के पास, ठीक है। तो हम उन क्लोजिंग बैलेंस जितने भी लेजर कार्ड है सबका क्लोजिंग बैलेंस एक पेज के ऊपर जब प्रिंट कर दें तो इसे हम कहते हैं ये हमारी स्टॉक शीट या इन्वेंट्री शीट बन गई। फिर इन्वेंट्री वाले से कहते हैं हाँ भाई बताओ तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस लेजर कार्ड के मुताबिक कितना है, फिजिकली मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लेजर कार्ड याद रखें, कंक्लूड कर रहा हूं डिस्कशन को, ये हमारा वो रिकॉर्ड नहीं है जो जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है, ये वो रिकॉर्ड है जो वेयर हाउस मैनेजर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसने हिसाब देना होता है मेरे पास कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी इशू की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां पे पड़ी हुई है, किस क्वांटिटी की, ठीक है। लेजर कार्ड का कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं रिकॉर्डिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड से हमारा लेजर कार्ड, वो करेक्ट होने चाहिए, सही एंड अपडेटेड होने चाहिए। भाई करेक्ट होने से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के 10 यूनिट खरीदे हैं तो लेजर कार्ड में 10 की एंट्री हो, वो 1 की या 100 की एंट्री ना हो, या 9 की या 11 की एंट्री ना हो, यह है करेक्ट। और अपडेटेड का मतलब क्या है कि परचेजेस या इशू जो भी है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड होते रहो, ये ना हो कि आज इन्वेंट्री परचेज हुआ 2-2 दिन तक लेजर कार्ड में एंट्री नहीं हुई, वो इमीडिएटली एंट्री होनी चाहिए इसकी। अपडेटेड को आप टाइमली रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, टाइमली रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एग्री करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री में ये कंट्रोल होने चाहिए, एंट्री करेक्ट होनी चाहिए और अपडेटेड यानी टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड हो। कंट्रोल स्टडी करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया। कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये तो सिंपल कंट्रोल हमारा कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने वाला बंदा और होना चाहिए, कस्टडियन और होना चाहिए, इशू करने वाला यूज करने वाला बंदा और होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल कंसेप्ट हमारा। इसके बाद कंपनी को इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन करने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप अकाउंटिंग में शायद 2 सिस्टम पढ़ते होंगे, जिस तरह डेटर्स में हमने पढ़ा था कि डेटर्स की प्रोविजन के हवाले से अकाउंटिंग में आप 2 सिस्टम पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोविजन, एक जनरल प्रोविजन। सबको 10% लगा दो। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होती है कि आप हर क्लासिफिकेशन करें और उस हिसाब से जो पुराने डेट है उनके ऊपर ज्यादा परसेंटेज लगाएं, जो लेटेस्ट डेट्स हैं फ्रेश हैं उनके ऊपर कम परसेंटेज लगाएं। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है? अकाउंटिंग में तो दोनों सीखते हैं, ऑडिट स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। अच्छा इन्वेंट्री के हवाले से अकाउंटिंग में 2 सिस्टम पढ़ते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से एक बेहतर है, कौन से वाला? परपेचुअल, क्योंकि इसमें आपके पास किसी भी वक्त इन्वेंट्री का अपडेटेड बैलेंस मौजूद होता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस के साथ पूरा है कि नहीं। तो यहां पे ये सारी डिस्कशन के दौरान हमने एज्यूम किया है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन होने चाहिए। अगर इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन नहीं हो रहे, कंट्रोल वीक है, क्योंकि आपके पास किसी भी इन्वेंट्री आइटम का अपडेटेड बैलेंस मौजूद नहीं होगा। अच्छा एक कंट्रोल या इन्वेंट्री लेजर रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, इन्वेंट्री लेजर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा क्या है? रिसीट शुड बी सपोर्टेड बाय जीआरएन एंड इशू शुड बी सपोर्टेड बाय जीडीएन। रिसीट से क्या मुराद है? जितनी भी इन्वेंट्री परचेज हुई है। इशू से क्या मुराद है? लाजमी नहीं सेल हो। इन्वेंट्री 2 तरह की होती है, एक वो जो हमने सेल करनी होती है, भाई कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी तो होती है विद इन दी कंपनी यूज करनी है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, स्टेशनरी आइटम पेन पेंसिल वगैरह है, रजिस्टर वगैरह है, वो भी तो इन्वेंट्री आइटम्स है, ठीक है। तो हमारी कुछ इन्वेंट्री याद रखें वो सेल होती है और कुछ इन्वेंट्री विद इन द कंपनी यूज होती है। तो जितने भी इश्यूज हैं, इश्यूज शुड बी, इश्यूज से मुराद दोनों चीजें। हमारा इन्वेंट्री मैनेजर फ्रॉड कैसे कर सकता है? ये फ्रॉड पहले समझिए, फिर आपको कंट्रोल समझ आएगा क्या है। रिसीट आई 50 यूनिट की, लिख दिया 45 यूनिट, 5 बेच दिए, एक ये फ्रॉड का तरीकाकार है। गुड रिसीट नोट कितने का बना? 50 का, चीजें कितनी आई? 50 यूनिट, लेकिन लेजर कार्ड में कितनी एंट्री कर दी? 45 की, बाकी 5 बेच। ये भी तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है।
दूसरा तरीका क्या फ्रॉड करने का, मंगवाई नहीं किसी ने लेकिन फेक जीडीएन इशू कर दिया या फेक इन्वेंट्री रिक्विजिशन इशू कर दिया। ठीक, ये भी एक तरीकाकार है। जीडीएन पता क्या होता है, क्या, गुड डिस्पैच नोट। जब सेल होती है तो गुड डिस्पैच नोट बनता है। और इन्वेंट्री रिक्विजिशन क्या होता है, या मटेरियल रिक्विजिशन, जब कंपनी के अंदर ही किसी डिपार्टमेंट ने कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो इन्वेंट्री वाले से मंगवाता है तो मटेरियल रिक्विजिशन इशू करता है। याद है आपको एक दफा फर्क बताया था मटेरियल रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन में। परचेज रिक्विजिशन इन्वेंट्री वाला इशू करता है परचेज डिपार्टमेंट को, जिसमें कहता है ये चीजें खरीदो। मटेरियल रिक्विजिशन या इन्वेंट्री रिक्विजिशन कोई दूसरा डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वेयर हाउस मैनेजर को इशू करता है कि हमें ये चीजें प्रोवाइड कीजिए, हमने इस्तेमाल करनी है। तो इन्वेंट्री में जितनी भी परचेज होनी चाहिए उसे जीआरएन के साथ मैच करना चाहिए। जितने भी इश्यूज हो, अगर सेल किए तो जीडीएन के साथ मैच होना चाहिए। अगर विद इन द कंपनी यूज हुआ मटेरियल, मटेरियल एक्विजिशन के साथ मैच होना चाहिए। एग्री करते हैं इससे? अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अगर इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है, इस कंट्रोल का रिसीट शुड बी सपोर्टेड बाय जीआरएन, एग्री करते हैं ऐसे होना चाहिए। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसका? जीआरएन का। और क्या कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे? इन्वेंट्री लेजर में रिसीट के साथ। अच्छा यहां पे दो ऑप्शन दे रहा हूं। सैंपल सेलेक्ट किया, अटेंटिव रहिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। सैंपल सेलेक्ट किया जीआरएन का, कंपेयर किया लेजर कार्ड में रिसीट के साथ। अगर मैं इसमें अमाउंट कंपेयर करूं कि जो जीआरएन की अमाउंट क्वांटिटी है वही लेजर कार्ड में ऐड हुई है, तो मैंने क्या चेक किया? करेक्टनेस, एक्यूरेसी या के टाइमली रिकॉर्डिंग? एक्यूरेसी। और अगर मैंने टाइमली रिकॉर्डिंग चेक करना है तो फिर मैं डेट्स को कंपेयर करूंगा। मुझे कौन सी चीज देखनी चाहिए? दोनों देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग एक्यूरेट भी हो, टाइमली भी हो। अच्छा अगर मैंने ये देखना है कि जितने भी इश्यूज हुए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, क्या होगा? सेलेक्ट, सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसका? खा गए मार। मैंने ये देखना है कि जितने भी इश्यूज हुए हैं इन्वेंट्री के टी अकाउंट्स, ये लेजर कार्ड से जितने भी इश्यूज हैं सारे के सारे जेन्युइन है कि नहीं। सैंपल किसका सेलेक्ट करूं? लेजर कार्ड में इश्यूज का सैंपल सेलेक्ट करूं या जीडीएन का? इमेजिन कीजिए लेजर कार्ड में 3 इश्यूज हैं, 2 जेन्युइन है, 1 फेक है। लेजर कार्ड में 3 इश्यूज हैं, 2 जेन्युइन है, 1 फेक है। 2 के जीडीएन बने हैं, 1 का जीडीएन नहीं बना, ऐसा ही होगा ना। जीडीएन में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, वो तो सारी मिल जाएंगी। तो आपको सैंपल कहां से सेलेक्ट करना चाहिए? इश्यूज में से। जो फेक इश्यू हुई हैं वो आपको जीडीएन के सैंपल से नहीं मिलेंगी, वो आपको इश्यू से मिलेगी। ये बात समझ आ रही है? तो अब की बार हमें सैंपल किसका उठाना चाहिए? इश्यूज का। और देखना चाहिए कि उसकी जीडीएन अवेलेबल है कि नहीं। जिस इश्यूज की जीडीएन अवेलेबल है वो जेन्युइन है, और जिस इश्यू की जीडीएन अवेलेबल नहीं है वो फेक है। भाई क्लियर हुआ? ये सारी जो डिस्कशन है ना हमारी रिकॉर्डिंग में, ये लेजर कार्ड के गेट घूम रही है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लेजर कार्ड सही बनाओ। यहां तक टाइमली वाली बात भी समझ आ गई कि टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग हमने देखनी है। करेक्टली रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे? सैंपल उठा के जीआरएन का देखेंगे रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। सैंपल इश्यूज में से उठाएंगे, देखेंगे गुड डिस्पैच नोट या मटेरियल एक्विजिशन अवेलेबल नहीं है कि नहीं। ठीक है, अमाउंट्स या क्वांटिटी। और फिर उसके बाद जब क्वांटिटी देखेंगे, ये टाइम, अगर डेट देखते हैं आप तो वो टाइमली रिकॉर्डिंग की बात होगी। यहां तक क्लियर हुई बात? फिर इसके बाद आगे चलते हैं। मंथली रिकंसिलिएशन विद सेल्स एंड परचेजेस, इसका क्या मतलब है? मंथली रिकंसिलिएशन विद सेल्स एंड परचेजेस। जी नहीं, मैं बताता हूं आपको कंट्रोल। हमारा एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट था, उसमें मुझे एरिया दिया गया इन्वेंट्री का।
अब मैं इन्वेंट्री का एरिया कर रहा, मुझे इस चीज की टेंशन होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है। मेरा यही ख्याल था उस वक्त कि मुझे नहीं इससे कोई कंसर्न होने, मुझे इसी से कंसर्न होनी चाहिए फिक्स एसेट में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, परचेज में क्या हो रहा है। नहीं, मैंने अपना इन्वेंट्री का सारे एरिया कैलकुलेट, मतलब सारे प्रोसीजर वगैरह जो परफॉर्म किए। पार्टनर रिव्यू की डेट आई, पार्टनर ने रिव्यू किया, उन्होंने कहा हाँ भाई दिखाइए आपका इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। मैंने कहा सर ये बैलेंस। क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया? सर फिजिकल वेरिफिकेशन की है। अच्छा और क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर ये लास्ट ईयर के साथ वेरीफाई किया, ओपनिंग बैलेंस इतना है। इन्वेंट्री परचेज कितनी हुई? वो एक हमारी मूवमेंट बनती है जिसमें हम बताते हैं इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस इतना है, परचेज इतनी हुई, सेल्स इतने हुए, क्लोजिंग स्टॉक इतना है। क्लोजिंग स्टॉक की करनी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन। मैं समझ रहा था कि चूंकि बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री आता है, मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, मैंने वही किया। पार्टनर ने क्लोजिंग बैलेंस का पूछा, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, इन्वेंट्री के कितने यूनिट परचेज हुए। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ओपनिंग यूनिट है 1000, ड्यूरिंग द परचेज हुए 10,000। मैंने कहा अच्छा इशू कितने हुए इन्वेंट्री में से? 8000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3000। क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाइड है? जी वेरीफाइड। अच्छा ये जो इशू हुए हैं 8000, ये आपने सेल्स वालों के साथ मैच किए हैं? मैंने कहा नहीं, सेल्स वालों के साथ तो मैंने मैच नहीं किए। कहने लगे अच्छा, सेल्स वाले को बुलाया, सेल्स वाले से कहा हाँ भाई आपके कितने यूनिट सेल हुए हैं सर? मैंने कहा 7500। सेल वाले से पूछा आपने इन्वेंट्री वालों के साथ मैच किया कि इन्वेंट्री में से वाकई इतने यूनिट निकले हैं कि नहीं निकले? उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो सेल्स का एरिया कर रहा था, मैंने इन्वेंट्री से क्यों वेरीफाई कर। मारने का अच्छा, दोनों की खूब क्लास की। फिर कहा इन्वेंट्री वाले से, अब मैं अपनी लादा कसमें खा रहा हूं कि सर मेरा इन्वेंट्री का एरिया बिल्कुल ठीक है, मैंने एक एक चीज चेक कर ली है। ओपनिंग बैलेंस 1000 था, परचेज हुए 10,000, इशू हुए 8,000, क्लोजिंग 3,000 है। सेल्स वाला लादा कसमें खाए, सर मैंने बिल्कुल ठीक काम किया है और ड्यूरिंग द ईयर जो यूनिट सेल हुए वो 7,500। पार्टनर कहता मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है, इन्वेंट्री से यूनिट कितने निकले? 8,000। सेल कितने की रिकॉर्ड हुई? बाकी 500 की तरह। अब मैं कहूं सेल्स वाला गलत है, सेल्स वाला कहे नहीं मैं ठीक हूं, इन्वेंट्री वाला गलत है। और पार्टनर ने दोनों को रगड़ा। जाओ क्लाइंट के पास जाके देख के आओ कि क्या। अब देखें वहां से फिर ये समझ में आई बात कि क्या ये बैलेंसेस मैच करने चाहिए, रिकंसाइल करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। हमारे इन्वेस्टिगेशन की पता चला कि क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें जो है, कुछ सैंपल के तौर पे यूनिट्स जो हैं डिफरेंट पार्टीज को सेंड किए थे 500 के करीब। उनके फिर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल वगैरह देखी, इसीलिए इन्वेंट्री में से 8,000 यूनिट निकले, 7,500 की सेल रिकॉर्ड हुई, बाकी 500 की एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में। वो एक्सपेंसेस वाले ने कि उसके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में कहीं पे 500 यूनिट की सेल आ रहे थे, जो बेसिकली सेल नहीं किया उन्होंने, फ्री सैंपल के तौर पे दिए गए। तो मुझे बताइए क्या इन्वेंट्री में जितने यूनिट्स ऐड हुए हैं उन्हें परचेजेस से मैच होना चाहिए, और जितने यूनिट इशू हुए हैं सेल से मैच होना चाहिए? इसी चीज को कह रहे हैं रिकंसाइल करो। जब हम इंडिविजुअल लेजर कार्ड की बात करते हैं ना, उसमें भी हम ये देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस इतना था, परचेज इतना हुआ, इशू इतना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। लेकिन लेजर कार्ड हमें एक इन्वेंट्री आइटम की डिटेल बताएगा। अगर हम कलेक्टिवली सारी इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन बता लें तो हमें ओवरऑल कंफर्ट मिल जाएगी कि जितने भी यूनिट परचेज हुए और जितने भी इश्यूज हुए वो ठीक है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं। इसमें अगर कोई डिफरेंस हो सामने आ जाता है। देखिए पार्टनर ने एक एक जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो प्रोसीजर समझे, उन्होंने एक एक इन्वेंट्री आइटम के बारे में नहीं पूछा कि इसमें कितनी परचेज हुई, इसमें कितने इशू हुए, इसमें कितनी परचेज, इसमें कितने इश्यूज हुए। उन्होंने ओवरऑल सारी इन्वेंट्री को सामने रख के एनालिटिकली पूछ लिया। तो क्या हमें ओवरऑल देखना चाहिए कि मंथली बेसिस पे ओपनिंग में कितनी इन्वेंट्री थी, परचेज कितने की, इश्यूज कितने किए और क्लोजिंग कितना है? जो ओपनिंग है वो तो पिछले साल के साथ वेरीफाई हो जाएगा, क्लोजिंग जो है वो इस साल फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे। परचेजेस को किससे मैच करना चाहिए? परचेजेस अकाउंट के साथ। इश्यूज हुई इन्वेंट्री से किसके साथ मैच करना चाहिए? सेल्स के साथ। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये रिकंसिलिएशन वाली बात समझ आई आपको? ये फिजिकल बैलेंस की रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर रहा, ये परचेज और सेल की रिकंसिलिएशन की बात कर रहा कि रिकंसाइल मींस मैच कर लीजिए। इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को सिक्योर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कैसे करेंगे इन्वेंट्री को सिक्योर? एक है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है?
कि हम एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दे, जिस जगह पे हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वहां पे अनऑथराइज्ड पर्सन को ना आने दे। क्या कर सकते हैं हम? लॉक लगा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड बिठा सकते हैं, फेंसेस लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, खारदार तारे, ये भी एक एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल है। ठीक है, हाँ, करंट वाली करंट भी छोड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट कहने लगा सर कुत्ते भी तो छोड़ सकते हैं, मैं कहा बिल्कुल वो भी है तो सही ना। ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस। इसके बाद दूसरा क्या है? रेगुलर इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसिलिएशन के मंथली बेसिस पे, ये है जो क्लोजिंग बैलेंस की रिकंसिलिएशन है। यहां पे क्लोजिंग बैलेंस की रिकंसिलिएशन नहीं सेल परचेज की थी, यहां पे है कि आपका जितना क्लोजिंग बैलेंस है उसको काउंट कीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसे बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करें, मैच होता है कि नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री एक तो फिजिकली पड़ी हुई है ना, एक हमारा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, वो टी अकाउंट में भी मेंटेन हो रहा होता है, वो हमारा लेजर कार्ड में भी हो रहा है। अब जो चोर अगर इन्वेंट्री को चोरी करेगा, क्या वो साथ साथ एंट्री भी करता जाएगा अकाउंट में कि भाई ये इशू हो गया? वो कभी भी नहीं करेगा। तो अगर कोई इन्वेंट्री चोरी हो रही है, आप स्टॉक काउंट करते हैं और उसे कंपेयर कर लेते हैं बुक बैलेंस के साथ, अगर कोई इन्वेंट्री चोरी हो रही है वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। यही कह रहा है कि रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर, इन्वेंट्री काउंट करें और फिर उसके बाद उसकी रिकंसिलिएशन देखें, प्रिपेयर करें अगर फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस में फर्क है। सेफ गार्डिंग समझ आया? पक्की बात है। एक क्वेश्चन पूछता हूं फिर आपसे, फिजिकल सेफ गार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री में दो कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से? एक है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और दूसरा स्टॉक काउंट एंड रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन सुनिए, इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव कंट्रोल है, कौन सा डिटेक्टिव है, कौन सा करेक्टिव है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल प्रिवेंटिव, ये चोरी होने से रोकता है, और इन्वेंट्री काउंट रिकंसिलिएशन डिटेक्टिव, ये अगर चोरी हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर हो गया? करेक्टिव इसमें फिलहाल नहीं है, वो जब रेलिवेंट कंसेप्ट आएगा आईटी में फिर डिस्कस करेंगे करेक्टिव कंट्रोल्स के एग्जांपल्स। वैल्यूएशन, अकाउंटिंग में प्रोबेबली सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आप पढ़ते हैं और जो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं वो यही है कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इसका मतलब है वैल्यूएशन से रिलेटेड दो कंट्रोल होने चाहिए, एक कॉस्ट पे, एक उसकी एनआरवी के लिए। वैल्यूएशन इन्वेंट पढ़ते हैं ना आप, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इसका मतलब है एक कंट्रोल होना चाहिए कॉस्ट के लिए, एक होना चाहिए एनआरवी के लिए। कॉस्ट सही है कि नहीं, इसके लिए क्या है कंट्रोल? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा आपने कभी कंसेप्ट? नहीं पढ़ा? अच्छा, परपेचुअल सिस्टम तो पढ़ा होगा इन्वेंट्री का। बताइए परपेचुअल और पीरियोडिक में फर्क क्या है? परपेचुअल में जैसे जैसे सेल होती है साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री करते हैं, पीरियोडिक में साथ साथ नहीं करते, एंड पे एडजस्टमेंट करते हैं। यही फर्क है ना। जरा कभी आपने सोचा कि परपेचुअल सिस्टम में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को सेल हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी साथ साथ करनी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स है कितनी ये तो पता चलेगा मंथ एंड पे, ईयर एंड पे। ये मंथ जब बिल वगैरह आएंगे तभी पता चलेगा ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्चुअली पता चलेगा पीरियड एंड पे। हम स्टार्ट ऑफ द मंथ कैसे एंट्री कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की? हाँ, स्टैंडर्ड बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट होनी चाहिए। क्या वो 5 साल के पहले रेट की बेस पे कैलकुलेट होनी चाहिए? नहीं, एनुअली बेसिस पे रेट अपडेट होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स है कि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या है? इस साल के रेट्स पे। देखें, अगर वो क्वेश्चन में हमें कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनी यूज कर रही है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की गई थी 5 साल पहले, भाई 5 साल पहले के रेट्स में और आज के रेट्स में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर 5 साल पहले के रेट्स यूज करेंगे फिर तो एंड पे जो आपकी बजट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में वेरिएंस आएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको क्या करनी है? हर साल अपडेट करनी है। पिछले साल की स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज नहीं करनी आपने। और
एनआरवी, एनआरवी डिटरमिन करने के लिए क्या करना होता है? ऑब्सोलीट स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। क्या कंट्रोल्स होंगे? मैनेजमेंट क्या काम करेगी ऑब्सोलीट स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए? फिजिकली चेक करेगी कोई ऑब्सोलीट आइटम्स तो नहीं है, डैमेज आइटम्स तो नहीं है, और एजिंग रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट से अंदाजा हो जाएगा जो पुरानी आइटम्स हैं वो ऑब्सोलीट है। वैल्यूएशन भी क्लियर। फिर इसके बाद कौन सा कंट्रोल? इन्वेंट्री लेवल में। ये सिंपल है, ये वैसे तो सिर्फ एक ही है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल, लेकिन जो पे कास्ट काउंटिंग में आप शायद रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, वरना अगर सिर्फ मिनिमम ने मैक्सिमम लेवल पढ़ लें, कंसेप्ट समझ लें, ये भी काफी है। बताइए क्या कोई मिनिमम और मैक्सिमम लेवल स्टैब्लिश होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इन्वेंट्री मिनिमम लेवल से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लेवल से कम होगी क्या रिस्क है? स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट का मतलब क्या है? कि आपके पास है नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर देगा लेकिन आपसे कहेंगे सॉरी सर स्टॉक ही नहीं है। और अगर इन्वेंट्री मैक्सिमम लेवल से ज्यादा है, एक तो आपको इन्वेंट्री कैरी करने की कैरिंग कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, और दूसरा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट भी हो जाती है। ज्यादा इन्वेंट्री हो, नहीं इशू हो सकेगी अगर टाइम नहीं तो ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसलिए इन्वेंट्री को ना तो बहुत टू लो होना चाहिए, ना ही टू मच होना चाहिए। जी ये कंट्रोल समझ आया आपको? बताइए इन्वेंट्री के सिस्टम में कितने एरियाज पे कंट्रोल हमने पढ़े हैं? 4 एरियाज पे। कौन कौन से? रिकॉर्डिंग पे, सेफगार्डिंग पे, वैल्यूएशन पे, इन्वेंट्री लेवल पे। रिकॉर्डिंग पे, सेफगार्डिंग पे, वैल्यूएशन पे, इन्वेंट्री लेवल पे। रिकॉर्डिंग पे क्या कंट्रोल्स हैं? उधर देखे बगैर बताना है आपने। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, लेजर कार्ड मेंटेन होने चाहिए, जितना भी रिसीट है शुड बी सपोर्टेड बाय जीआरएन। ठीक है, और जो इश्यूज है सपोर्टेड बाय जीडीएन एंड इन्वेंट्री रिक्विजिशन, हमें उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, और फिर फर्दर हमें मंथली रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए, जितना टोटल परचेज हुए और टोटल इश्यूज किया उनको सेल्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि अगर कोई इन्वेंट्री इशू हो रही है लेकिन उसकी सेल रिकॉर्ड नहीं हो रही, पता चले वो कहां जा रही है। ये जो है ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को हम चेक कर रहे हैं। इसमें भी यही देख रहे हैं कि इन्वेंट्री जो इशू हो रही है सेल्स में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। इन्वेंट्री जो यहाँ पे रिसीट्स में आ रही है परचेज, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की बेस पे चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल टोटल अमाउंट, पूरे महीने की अमाउंट को देख रहे हैं। नेचर ऑफ द कंट्रोल सेम है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये ओवरऑल के लिए है। फिर इसके बाद सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग में कौन से 2 कंट्रोल्स बताया आपको? फिजिकल सेफ गार्ड, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा फिजिकल स्टॉक काउंट एंड रिकंसिलिएशन। कैसे परफॉर्म, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे, शाबाश, ठीक है। वैल्यूएशन के क्या कंट्रोल्स है? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इसका मतलब है कॉस्ट का कंट्रोल भी बताना है, एनआरवी का भी बताना है। कॉस्ट का कंट्रोल क्या है? अपडेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। एनआरवी का कंट्रोल क्या है? एजिंग रिपोर्ट बन रही है या फिजिकल स्टॉक काउंट के दौरान में डैमेज आइटम्स को लैदा से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आपको याद है इंस्ट्रक्शन में हमने खासतौर पर यह बात देखी थी कि काउंट के दौरान में जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज की है, जो इन्वेंट्री डैमेज है, उसे लैदा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट में मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मौजूद होने चाहिए। इन्वेंट्री मिनिमम लेवल से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मिनिमम लेवल तक पहुंचती है तो ऑर्डर इशू हो जाए। ठीक है, जितना भी क्वांटिटी उन्होंने एस्टैब्लिश की हुई है। क्लियर हुआ? चलिए एक कंट्रोल आपको बताता हूं, वो वैसे है, इससे भी रिलेट करता है, आईटी वाले चैप्टर से भी रिलेट करता है। आपने मुझे बताना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताता हूं, आपने मुझे बताना है कि वो कौन से वाले कंट्रोल के लिए बनाया गया। सुनिएगा, हमने इन्वेंट्री सिस्टम में एक इशू एंटर किया, क्वांटिटी, जो कि उस इन्वेंट्री के जो मिनिमम लेवल है उससे बिलो ले जाती है अमाउंट को। जैसे मिनिमम लेवल है 10 यूनिट, करंट लेवल है 15 यूनिट का। हमने 6 इन्वेंट्री यूनिट्स इशू किए और देखा कि क्या कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है कि नहीं। एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट
होती है कि नहीं, कोई रीऑर्डर, क्वांटिटी, परचेज ऑर्डर वगैरह इशू होता है कि नहीं। बताइए ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है किस एरिया से रिलेट कर रहा है? रिकॉर्डिंग से, सेफगार्डिंग से, वैल्यूएशन से या इन्वेंट्री लेवल से? इन्वेंट्री लेवल से। अगर कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल क्या है? वीक है। इसका मतलब है इन्वेंट्री कम से कम होती जा रही है और कहीं पे किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए, ठीक है, कि वो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए कि सर ये इन्वेंट्री जो है ये कम हो रही है, फौरी तौर पे परचेज ऑर्डर इशू करें, फिर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकल ना पर है, सिंपल इन्वेंट्री सिस्टम भी और फिक्स एसेट का सिस्टम भी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम, देखिए इन्वेंट्री, इस बात से तो आप एग्री करते हैं कि इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी होनी चाहिए कंपनी के पास, ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, रीजनेबल अमाउंट, एप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए, रीजनेबल लेवल। अगर वो बहुत कम हो जाएगी तो हो सकता है हमें ऑर्डर तो मिल रहे हो लेकिन हम उनको डिलीवर ना कर सके, एक्सेप्ट ना कर सके, सेल ना कर सके, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं हमारे पास। अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसमें ऑब्सोलीट होने का या उसकी कैरिंग कॉस्ट का रिस्क होता है। एप्रोप्रिएट, इसीलिए कंपनीज ने क्या कंट्रोल लगाया होता है कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लेवल एस्टेब्लिश किए होते हैं कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम से ज्यादा ना हो, मिनिमम से कम ना हो। और अगर कभी इन्वेंट्री मैक्सिमम से ज्यादा या मिनिमम से कम हो तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए, ठीक है, जो कि रेलिवेंट पर्संस को कम्युनिकेट कर रही हो कि इन्वेंट्री टू मच है या टू लो है, ठीक है। ये है हमारा कंट्रोल। और हम इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करते हैं? जो भी मिनिमम या मैक्सिमम लेवल है, फेक ऑर्डर पर एंटर करने की कोशिश करते हैं जो कि उस लिमिट से एक्सीड करेगा। वो डिपेंड करता है हम मैक्सिमम वाला कंट्रोल टेस्ट करना चाहते हैं या मिनिमम वाला। अगर मिनिमम वाला कंट्रोल टेस्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसा इशू ऑर्डर एंटर करेंगे जो कि इन्वेंट्री के बैलेंस को मिनिमम से कम कर देगा और देखेंगे कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रही है कि नहीं। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। अगर हम इन्वेंट्री को पीरियोडिक सिस्टम पे लेके चले तो फिर ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट किस तरह डिटरमाइन करेंगे? देखिए पीरियोडिक सिस्टम में मैंने को बताया, यहाँ पे हमारी प्रिजम्पशन ये होती है कि परपेचुअल सिस्टम में लेके जा रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम में तो हम सिंपल कह देंगे जी आपका तो सिस्टम ही गलत है, ठीक है, आपका सिस्टम ही गलत है, पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, परपेचुअल होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपको डिटेल में ये इन्वेंट्री सिस्टम टेस्ट करवाएगा तो वो परपेचुअल सिस्टम के साथ करवाएगा। जी और कोई क्वेश्चन? आप कोई क्वेश्चन दरम्यान में पूछना चाह रही थी, मैंने रोक लिया था। आपने बताया था कि इश्यूज को देखने सपोर्टेड बाय जी जी जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट सैंपल ऑफ जीडीएन। ठीक है, हाँ जी, वो आसानी के लिए आप अगर इसमें सेलेक्ट सैंपल ऑफ जीडीएन करके भी उसको इश्यूज के साथ कंपेयर करवा लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट असल में चाह रहा होता है कि सेम रहे। यहाँ पे हमने जीआरएन का सैंपल सेलेक्ट करके रिसीट के साथ किया है, तो यहाँ पे जीडीएन का सैंपल सेलेक्ट करके इशू के साथ कर ले। स्टूडेंट के लिए इसको याद रखना आसान होता है कंसेप्ट को, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन असल में चीज ये ध्यान में रखिएगा, रिसीट में तो हमने ये देखना है कि जितनी चीजें रिसीट हुई सारी की सारी रिकॉर्ड होगी कि नहीं। इशू में हमने ये देखना है कि जितने भी इशू हुए हैं सबका गुड डिस्पैच नोट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जिनका गुड डिस्पैच नोट अवेलेबल, अब देखिए वही अकरेंस और कंप्लीटनेस वाला इशू आ जाएगा। जिनका गुड डिस्पैच नोट है वो तो कंफर्म में इशू हुए होंगे, उनमें तो रिस्क नहीं है, हमने तो फ्रॉड ढूंढने हैं। उसके लिए हमें इश्यूज का सैंपल सेलेक्ट करके देखना चाहिए गुड डिस्पैच नोट या मटेरियल एक्विजिशन है कि नहीं। ये फर्क समझ आ रहा है ना आपको? रिसीट में रिस्क ये होता है कि जितनी भी चीजें रिसीव की हैं पूरी की पूरी रिकॉर्ड की कि नहीं। इश्यूएंस में ये होता है जितने इशू की उनका गुड डिस्पैच नोट अवेलेबल है कि नहीं। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, फिक्स एसेट की तरफ चलें। चलिए ये भी इजी है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। उसमें भी अगर आप देखें रिकॉर्डिंग में थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट थे, बाकी इन्वेंट्री का सिंपल ही है। फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट के कंट्रोल्स को हमने आईकैप की बुक ने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। तीसरा हिस्सा मतलब मुझे लगा कि मुझे ये भी कंट्रोल्स आपको बता देने चाहिए, इसीलिए तीसरे कंट्रोल्स भी मैंने बता दिए। आपके पास ऑप्शन है, चाहे इसको इग्नोर कर दें चाहे याद कर ले, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एडिशनल बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की वजह से।
असल में हमारे सिलेबस में है एडिशन और डिस्पोजल और दूसरा एक्सपेंडिचर। देखिए फिक्स एसेट्स जो ऐड होता है, कैपिटलाइज होता है, वो दो रीजंस की वजह से होता है। या तो आपने कोई ना कोई फिक्स एसेट को खरीदा होगा या आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया। फिक्स एसेट जो हमारे इंक्रीज होते हैं या तो इस वजह से होते हैं कि आपने कोई ना कोई फिक्स एसेट खरीदा होगा या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए गए होंगे। दोनों की नेचर चूंकि डिफरेंट है इसलिए फिक्स एसेट में हमने दोनों को अलग कर दिया। एडिशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स अलग है। इसका मतलब है आपने एसी खरीदा, एसी बेचा, इधर आएगा। और एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल्स अलग है। इसका मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कॉलेज है, उसमें एक क्लास जो है एडिशनल क्लास जो है उसको क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करवाया, इसमें कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, कुछ कैपिटल होंगे, ठीक है। इसके कंट्रोल अलग है, एक्सपेंडिचर के अलग और फिक्स एसेट सेल परचेज के अलग। दोनों की नेचर में फर्क है। ये फर्क समझ आया आपको? चले, एडिशन और डिस्पोजल पे क्या कंट्रोल्स हैं? हमने ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? ऑब्जेक्टिव हमारा ये हमने इंश्योर करना है जितना भी फिक्स एसेट्स ऐड हुए हैं, खरीदे गए हैं या डिस्पोज हुए हैं, बेचे गए हैं, वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए, ठीक है, ऑथोराइज होने चाहिए ना। और दूसरा हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट होना चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए? फिक्स एसेट का अकाउंट नहीं, फिक्स एसेट रजिस्टर। ये कंसेप्ट आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी पढ़े होंगे कि जब आपके फिक्स एसेट एडिशन या डिस्पोजल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम पढ़े थे तो उसमें था कि ऑथोराइजेशन को भी चेक करना और देखना इमीडिएट एंट्री इनटू फिक्स एसेट रजिस्टर है कि नहीं। याद है? क्या करें? एडिशन या डिस्पोजल के कंट्रोल्स पे ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। फिक्स एसेट खरीदें तब ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। डिस्पोजल पे तो जरूरी नहीं है ना, बट डिस्पोजल पे भी जरूरी है। ऑथोराइजेशन होनी चाहिए फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए भी, डिस्पोज करने के लिए भी। अच्छा, ये है पहले, परचेज करने से पहले। जब परचेज कर लें उसके बाद इन सप्लायर की इनवॉइस की अप्रूवल भी होनी चाहिए। भाई ये क्यों होनी चाहिए? एग्जांपल समझें, हमने टीचर ने फील किया क्लास में गर्मी ज्यादा, एसी होना चाहिए, अपनी मर्जी से परचेज कर लें या प्रिंसिपल साहब से ऑथोराइजेशन लेनी चाहिए? प्रिंसिपल साहब ने ऑथोराइजेशन लेने का, ठीक है परचेज कर लीजिए। अब जाके हमने एसी परचेज किया और 60,000 का एसी था, 90,000 दे के आ गए, 30,000 अपनी जेब में। क्या प्रिंसिपल साहब को इनवॉइस भी चेक करनी चाहिए कि वाकई जितने का एसी, मतलब एक होता है अप्रूवल देना ट्रांजैक्शन की, एक ये देखना कि ट्रांजैक्शन सही अमाउंट पे हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो एसी आ गया लेकिन उसकी अमाउंट इनवॉइस भी देखनी चाहिए रीजनेबल है कि नहीं। तो जिस बंदे ने अप्रूवल दी वो बाद में इनवॉइस को भी चेक करे उसकी अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। और फिर इसके बाद देखना है प्रॉम्प्ट का मतलब इमीडिएटली इंक्लूजन होनी चाहिए या एक्सक्लूजन होनी चाहिए। कहां से? फिक्स एसेट रजिस्टर में से। अगर फिक्स एसेट परचेज किया है इमीडिएटली ऐड होना चाहिए फिक्स एसेट रजिस्टर में, अगर डिस्पोज किया तो एक्सक्लूड होना चाहिए। तो फिक्स एसेट एडिशन डिलीशन पे क्या कंट्रोल्स हैं? अप्रूवल होने चाहिए एडिशन या डिलीशन के, इनवॉइसेस अप्रूव होनी चाहिए सप्लायर की, और तीसरा इमीडिएट एंट्री होनी चाहिए फिक्स एसेट रजिस्टर में एडिशन की या डिस्पोजल की। अब आते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। एसी खरीदना है, इसके लिए अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर नया क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल अप्रूवल चाहिए। फिक्स एसेट खरीदना है, प्रोजेक्टर खरीदना है कोई, इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। जब सेट अकाउंटिंग में 2005 में क्वेश्चन आया था, ICAP का एक अच्छा क्वेश्चन था अकाउंटिंग में। उसमें क्वेश्चन कुछ यूं था कि एक अकाउंटेंट कंप्यूटर परचेज करने के लिए गया हफीज सेंटर फॉर एग्जांपल, और वहां से कंप्यूटर खरीदा। अब जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें भी खरीदते हैं। उसने कहा जी उसने कोई केबल भी खरीदी, CD भी खरीदी, कवर भी खरीदा, एक दो और चीजें जो इस तरह की थे, 3 शू वगैरह वो भी खरीद लिया। अब मुझे बताइए जो दुकानदार जो है इनवॉइस बनाएगा वो उसमें कुछ आइटम फिक्स एसेट है, कुछ रिपेयर एक्सपेंसेस हैं, वो फिक्स एसेट वाली आइटम जो कैपिटलाइज करने हैं उसकी अलग इनवॉइस बनाएगा, और जो रिपेयर एक्सपेंस है उनकी अलग। ऐसे होगा क्या? वो तो एक ही इनवॉइस बनाएगा। अच्छा, उसने क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसने एक ही इनवॉइस बनाई, हमारे अकाउंटेंट ने उसको एज इट इज कैपिटलाइज कर दिया। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें।
उसमें करना क्या था कि इनवाइस का ब्रेकअप दिया था हमने, एक एक को टिक लगा के देखना था कि ये हमारे फिक्स एसेट है, ये रिपेयर एक्सपेंस है, जो रिपेयर एक्सपेंस का टोटल था उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी थी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, फिक्स है क्रेडिट, कंसेप्ट ये था। अब ये प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो इसी तरह होता है। हम अगर किसी से कुछ फॉर एग्जांपल किसी को कहते हैं कि जी आप आइए हमारा एक नया क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करना है हमने, और एग्जिस्टिंग क्लासरूम है, इनके जरा सफाई सुथराई करनी है, इनका पेंट वगैरह कर दीजिएगा, तो बंदा जब हमें बिल देगा वो टोटल का बिल देगा, एक ही बिल में बताएगा आपका कि ये नया रूम कंस्ट्रक्ट किया, इस पर इतना खर्चा हुआ, एग्जिस्टिंग रूम में पेंट किया इसका इतना खर्चा हुआ, इसमें हमने टाइलें वगैरह लगाई इसका इतना खर्चा हुआ। अलग अलग बिल तो नहीं देगा ना। हमारे अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, उसे इनवाइस के ऊपर मार्क करना चाहिए कि ये 8 आइटम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 4 आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेलिवेंट आइटम्स को रेलिवेंट अकाउंट कोड में जाना चाहिए। यही हमें समझा रहा है। एक्सपेंडिचर की ऑथराइजेशन, ये तो सिंपल है, ये अहम कंसेप्ट है। मार्क करे हेड्स को, इनवाइस के ऊपर हेड्स को मार्क करे कि इस इनवाइस के ऊपर जितनी भी लाइन आइटम्स हैं ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, फिक्स एसेट के डी अकाउंट में जाएगी, और ये वाली आइटम्स रिपेयर एक्सपेंस में जाएगी। इनवाइस के ऊपर मार्क करे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करे। ये कंट्रोल समझ है। मार्किंग हेड्स का मतलब क्या, टी अकाउंट। टी अकाउंट मार्क करें इनवाइस के ऊपर, ये वाली आइटम किस टी अकाउंट में जाएगी, ये वाली आइटम किस टी अकाउंट में जाएगी, क्योंकि टोटल सारे का सारा रिपेयर एक्सपेंस में भेज देंगे वो भी गलत है, सारे का सारा फिक्स एसेट में भेज देंगे कैपिटलाइज कर देंगे वो भी गलत है। इनवाइस के ऊपर मार्किंग करते हैं। और फिर हमें रिपेयर एक्सपेंस में, अगर आप रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट ओपन करें, आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ अमाउंट्स। ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी अमाउंट किस नेचर की है, क्या क्या करवाया गया था। मैनेजमेंट के पास ये सारा ब्रेकअप होता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली एक जगह पे ऑडिट, हॉस्पिटल था उसका ऑडिट करने के लिए गए, तो उन्होंने कोई ऑपरेशन थिएटर अपना नया बनाया था, साथ में कुछ थोड़ी बहुत रेनोवेशन भी करवाई थी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की, तो सारी की सारी अमाउंट उन्होंने कैपिटलाइज कर दी थी। अब एज ऑडिटर हमने पढ़ा हुआ था कि जब कभी कहीं पे हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं तो उसमें रिस्क होता है कि उन्हें रिपेयर एक्सपेंस कैपिटलाइज हो गए होंगे। हमने कहा सर इसमें तो कुछ रिपेयर एक्सपेंस भी होगा, आपने सारे का सारा कैपिटलाइज कर दिया, कंफर्म है कुछ ना कुछ रिपेयर एक्सपेंस होगा, आपने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा हमने तो आइडेंटिफाई नहीं किया। हमने उन्हें कहा था कि आप जो ये सारा एरिया है इसको कुछ मतलब एक ऑपरेशन थिएटर नया कंस्ट्रक्ट करना है, प्लस एग्जिस्टिंग जो है उसको रेनोवेट करना है। हमने तो सारा कैपिटलाइज कर दिया। हमने कहा अच्छा बताइए आपका टोटल बिल की अमाउंट कितनी थी और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस साथ लिखी हो। मैनेजमेंट के पास ये डिटेल होती है कि हमने अगर 15 लाख का उसको बिल पे किया है, इसमें जो नया ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्ट करवाया उसका कितना बिल है, एग्जिस्टिंग का पेंट करवाया उसका कितना बिल है, अगर किसी में टाइलें लगवाई हैं उसका कितना बिल है, और भी बाकी सारी चीजें। वो हमने उस ब्रेकअप को देखा और टिक करते गए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू। ठीक है, तो इसी तरह क्या मैनेजमेंट को भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी लिस्ट बाय नेचर रिव्यू करनी चाहिए कि नहीं, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटलाइज करे, रेवेन्यू ले रेवेन्यू में। तो ये कंट्रोल इसी चीज का है। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ एक है, यहां पे भी तो यही काम कर रहे हैं, इनवाइस को रिव्यू करके देख रहे हैं कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कौन सा रेवेन्यू, यहां पे भी लिस्ट को रिव्यू करके देख रहे हैं कौन सा कैपिटल कौन सा, ये इंडिविजुअल इनवाइस के लिए है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना भी है टी अकाउंट में, आप सबका मैनेजमेंट से पूछें सर इसमें कौन कौन सी आइटम आपने इंक्लूड की है, उसमें देख रहे हैं बाय नेचर कोई फिक्स एसेट की आइटम तो नहीं आ रहे। जी क्लियर हुआ कुछ कंट्रोल फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में आईकैप के मुताबिक कंट्रोल्स दो तरह के हैं, एक फिक्स एसेट खरीद एडिशन डिस्पोजल पे और दूसरा एक्सपेंडिचर पे, दोनों की नेचर डिफरेंट है। डिस्पोजल पे क्या कंट्रोल्स हैं, अप्रूवल होनी चाहिए और सप्लायर की इनवाइस को रिव्यू करना है, और फिक्स एसेट रजिस्टर में देखना है एंट्री टाइमली हुई कि नहीं। एक्सपेंडिचर पे क्या कंट्रोल्स हैं, अप्रूवल होनी चाहिए, प्लस इनवाइसेस के ऊपर मेंशन करना चाहिए कौन सी आइटम किस अकाउंट में जाएगी, और मैनेजमेंट को जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी नेचर को रिव्यू करते रहना चाहिए बाय नेचर। लास्ट फिजिकल सेफ गार्डिंग, जिस तरह इन्वेंट्री की फिजिकल सेफ गार्डिंग थी, फिक्स एसेट की भी फिजिकल सेफ गार्डिंग होगी कि नहीं होगी, पक्की बात है। क्या करें, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जिस तरह इन्वेंट्री पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल थे, फिक्स एसेट
भाई हमारी इन्वेंट्री कोई चोरी ना करके ले जाए, ये खतरा है, तो लैपटॉप जो कंप्यूटर पड़े हैं ये भी तो चोरी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कंट्रोल की सेम है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। फिर फिजिकल इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, फिक्स एसेट की नहीं होनी चाहिए। इन्वेंट्री के बुक बैलेंस को हम फिजिकल बैलेंस से कंपेयर करते हैं, फिक्स एसेट में भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन्वेंट्री में जो हमारी लिस्ट बनती है इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम की, उसे क्या कहते हैं? स्टॉक शीट। इंडिविजुअल एसेट्स की जो लिस्ट बनती है उसे क्या कहते हैं? फिक्स एसेट में जो इंडिविजुअल फिक्स एसेट की लिस्ट बनती है उसे क्या कहते हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर। शाबाश। कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट, इसका क्या मतलब है? फिक्स एसेट पे कोई ना कोई नंबर लिख दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर कोई? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हाँ, पीछे यहाँ दाएं बाएं कहीं लिखा होता है। असल में ये नंबर किस लिए लिखा है? ये शायद कोई लिखा हुआ है, कुछ मिटा हुआ है, 07 है, पता नहीं क्या है, चले जो भी है। हाँ, नॉर्मली लिखा होता है। इस नंबर का मकसद क्या होता है? आइडेंटिफाई करना कि ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी ने जो है वो कंप्यूटर मंगवाया, i7 कंप्यूटर मंगवाया, एम्प्लॉय क्या करते हैं, i7 घर ले जाते हैं और घर में जो पुराना कोई P2 P3 पड़ा होगा वो ऑफिस में ले आते हैं और कहते हैं सर एसेट तो पूरे हैं ना। देखिए एसेट पूरे हैं, लेकिन वो वाला एसेट तो नहीं है जो कंपनी का था। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी का ही एसेट है, कोडिंग कर दी जाती है। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा एसेट मौजूद है। आपने देखा होगा कि कोई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाए तो वहाँ पे जो चम्मच प्लेटें होते हैं वहाँ पे वो होटल का नाम लिखा होता है। कभी नोट किया आपने? अक्सर लिखा होता है। नहीं, नोट नहीं किया या लिखा नहीं होता? हाँ, लिखा होता है, ये मैंने खुद देखा, लिखा। वो एक तरह से कोडिंग है। किस लिए लिखा होता है? ताकि आप गलती नहीं, टिश्यू पेपर पे तो लिखा ही होता है, वो आप जाके देखिएगा प्लेट और चम्मच के ऊपर भी लिखा है, ठीक है। घर जाके देखिएगा जरा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आपको पता चलेगा लिखा होता है उसके ऊपर। वो इसलिए लिखा होता है ताकि पता चल जाए कि भाई ये जो है प्लेट है चम्मच किस होटल से रिलेट करता है। इसे कोडिंग कहते हैं। कोडिंग का मतलब क्या होता है? एसेट्स के ऊपर नंबरिंग कर देना रिकॉर्ड पर्पस के लिए, ताकि पता चल जाए ये हमारा ही एसेट है। जी, कंट्रोल्स क्लियर हो गए? इन्वेंट्री के कंट्रोल्स पढ़े आज हमने, फिक्स एसेट के पढ़े। जी जी जी। सर इसमें अगर सप्लायर भी मिला हुआ है तो हमको ये ऐसा तरीका है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है, मतलब कि जिसको हम फिक्स एसेट। अगर फर्ज कीजिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर अगर सप्लायर मिला हुआ है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने अप्रूव किया कि जाओ भाई ये एसेट खरीद लो, हमारा एम्प्लॉय गया और एसेट हाई प्राइस पे खरीद के ले आया, ठीक है, हाई प्राइस पे, जैसे 60,000 का एसेट है वो इनवाइस 90,000 की बना लाया और 90,000 लिए ताकि 20,000 अपनी जेब में डाल ले, 10,000 वो सप्लायर को दे दे जिसने फेक इनवाइस बनाई है। तो इसमें याद रखे जो मैनेजमेंट है उससे फर्दर ये, जब हम ये कहते हैं ना अप्रूवल ऑफ सप्लायर इनवाइस, इसका ये मतलब नहीं है वो सिर्फ साइन कर दे। इसका मतलब है वो ये देखे कि क्या अमाउंट रीजनेबल भी है कि नहीं। अब जो मैनेजमेंट में बंदा बैठा हुआ है वो कोई मरीज से थोड़ी आया होगा, या उसे नहीं पता होगा यार ये 1 टन का एसी कितने का मिलता है, 1.5 टन का एसी कितने का मिलता है, ओरिएंट का एसी कितने का आता है और ग्री का कितने का आता है, उसे पता होगा, ठीक है। तो अगर अमाउंट ज्यादा है, एग्जैजरेटेड की गई है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर लेगा, उससे पूछेगा। अप्रूवल ऑफ सप्लायर इनवाइस का मतलब यही है कि वो ये देखे कि क्या अमाउंट सही है कि नहीं, ठीक है। एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, आप वैसे भी आप कोई भी इन्वेंट्री आइटम आप गूगल पे सर्च करें आपको फौरन उसकी रीजनेबल प्राइस मिल जाएगी। थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट आपको कंफर्म हो जाती है। जी, तो अप्रूवल में उसने यही चेक करना। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? अब हमारे पास 7 मिनट हैं। नहीं, एक केस स्टडी वैसे डिस्कस हो सकती है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन कौन सी केस स्टडीज हमारी डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि जो केस स्टडी डिस्कस नहीं हुई वो मुझे लग रहा है कि वो शायद इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेट करती हैं और वो आसान है, ठीक है। कौन कौन सी है जरा बताइए। 1 मिनट मैं हाईलाइट कर लूं। 4 तो डिस्कस होगी भाई। 18,
18 नहीं, एक मिनट हारिए, 18 नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा हाँ 11 हमने क्वेश्चन पेपर में भी शायद ये शामिल किए थे। आपका टेस्ट होगा ना, वो 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो टेस्ट डिस्कशन में कवर करेंगे। और कौन सा है? 9 हो गया, ठीक है। हाँ जी 7 भी हो गया, 7 नहीं हुआ, चले ठीक है। तो कल तकरीबन 20 मिनट शुरू के हमारे जो 20 मिनट होंगे उनमें हमने ये केस स्टडी डिस्कस करनी है वॉल्यूम 2 की। इसके बाद कल हमारा लास्ट सिस्टम होगा कैश एंड बैंक सिस्टम, ठीक है। कल हमारा लास्ट, इसमें पैटी कैश वाला अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कल का हमारा टारगेट है, आज आपको जल्दी छुट्टी दे रहा हूं लेकिन 6 मिनट जल्दी, लेकिन ध्यान में रखिएगा कल का हमारा टारगेट क्या है। कल हमने एक ये वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज करनी है, कंट्रोल्स की चैप्टर 11 की जो पेंडिंग रह गई थी, और दूसरा काम हमने क्या करना है, कैश एंड बैंक सिस्टम जो है इसको कवर करना है। चलिए आज का लेक्चर खत्म।